आइए आप लोगों का वापस से स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। क्या नाम है? पृथ्वी की गतियाँ। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन कि एनसीईआरटी इससे रिलेटेड क्या कहता है। अगर हम बात करें पृथ्वी की गतियाँ रिलेटेड से, तो आपने सुना भी होगा कि पृथ्वी की कई प्रकार की गतियाँ होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी जो है 2 प्रकार से गति करती है। एक का नाम है घूर्णन एंड दूसरा का नाम है परिक्रमण। एक का नाम क्या है? घूर्णन एंड दूसरा क्या है? परिक्रमण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घूर्णन क्या होता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना जो है ये घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे इस तरीके से रोटेट करती है, इसे हम लोग बोलते हैं घूर्णन। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो इसे हम कहते हैं परिक्रमण। यानी पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, एक का नाम है घूर्णन, दूसरा क्या है? परिक्रमण। एनसीईआरटी स्पष्ट लिखता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। एंड सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, एक का नाम है घूर्णन, दूसरा क्या है? परिक्रमण। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा वास्तव में कोई रेखा नहीं है। जो इसके कक्षीय सतह से साढ़े 66 डिग्री का कोण बनाती है। यानी पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है, अब गोले के समान है तो सूर्य का लाइट किसी एक भाग पर ही एक बार में रहेगा, दूसरा भाग अंधेरे में होगा, तो एक भाग पर ही एक बार में प्रकाश प्राप्त होगा। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां क्या होगा? रात होगा। अब यहाँ पर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रदीप्ति वृत्त। क्या है? प्रदीप्ति वृत्त। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ग्लोब पर ऐसा वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करे उसे हम लोग जानते हैं प्रदीप्ति वृत्त के नाम से। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है। तो ग्लोब पर वैसा वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रदीप्ति वृत्त है यह अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी बुक खोलिए और उसमें देखिए कि आपका जो चित्र 3.2 है ये क्या कह रहा है। आइए यहाँ पर 3.2 में देखिए। 3.2 में यदि आप देखेंगे तो ये आपका दिखा रहा है प्रदीप्त वृत्त, वह भाग जो सूर्य के प्रकाश, जहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और यह वह भाग है जहां पे अंधेरा है। आप एक चीज देखिए, ये जो लाइन है इसका इस प्रदीप्त वृत्त वाले लाइन से कोई मतलब नहीं है। तो वही बात कहा जा रहा है कि यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेता है। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यानी जो घूर्णन होता है यह पृथ्वी की दैनिक गति कहलाता है। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। राइट, नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्लियर लिखा गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। आप सोचिए कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा। तो सूर्य के तरफ जो भाग है वहां पे हमेशा गर्मी होगा, जिस कारण से वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो जाएगा। और जो दूसरे साइड का भाग है जहां पर हमेशा अंधेरा है वहां का टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जीवन को एक अनुकूल अवस्था चाहिए, एक नॉर्मल कंडीशन चाहिए। अति जो होता है, कहा जाता है अति
हमेशा वर्जित करना चाहिए। तो वही हाल है, न ज़्यादा ठंडा हम बर्दाश्त कर सकते हैं और न ज़्यादा गर्मी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यही कारण है कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, जिस कारण से कभी इस भाग पे गर्मी तो इस भाग पे क्या होता है ठंडी, कभी इधर उजाला तो इधर क्या होता है अंधेरा। इस तरीके से ये चीज़ मेंटेन करके रखा जाए। नेक्स्ट कहा गया परिक्रमण। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। क्लियर है? और पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटा में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, और हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा कितना समय लगता है, तो 365 दिन 6 घंटा। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज बताया गया है कि अब आपसे ऑब्जेक्टिव, इस फिगर से ऑब्जेक्टिव अरेंज हो सकता है। एक शब्द लिखा गया है उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत क्या है ये तो हम समझेंगे, फिलहाल आप फोकस कीजिए कि उत्तर अयनांत किस तारीख को होता है। तो 21 जून को उत्तर अयनांत होता है। 21 जून को क्या होता है? उत्तर अयनांत। 23 सितंबर को विषुव की घटना होती है। किस सितंबर को? 23 सितंबर को। दो डेट है, 21 मार्च और 23 सितंबर को किसकी घटना होती है? विषुव की। तो विषुव किस डेट को होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर। और 21 जून को उत्तर अयनांत और 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिण अयनांत। अब इसमें ऐसा क्या है, आप इस चीज को समझिए। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी भाग में होती है और उस घटना को कहा जाता है उत्तर अयनांत। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हो, दक्षिणी गोलार्ध के एरिया में सूर्य की प्रकाश पड़े, तो उस घटना को कहा जाता है दक्षिण अयनांत। और जब कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका हो तो उस घटना को कहा जाता है विषुव। मतलब उस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधा विषुवत रेखा पे पड़ती है। किस पे पड़ती है? विषुवत रेखा पे। उस दिन कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है, जिस कारण से 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होता है। दिन व रात क्या होगा? बराबर होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे जो कुछ भी हमने बताया है वही चीजें यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी गई है। आइए पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है आपसे। एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो क्लियर है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो ये सब नॉर्मल है। आगे हम बढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो हमने एक डेट बताया है 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ये सारा चीज यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है उत्तर अयनांत। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। यानी पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध ये हिस्सा है वो सूर्य की तरफ झुका होगा। सूर्य की तरफ झुका होगा तो क्या होगा? सनलाइट उधर ज्यादा होगा, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। यानी कि कर्क रेखा वाले क्षेत्र में उष्मा ज्यादा प्राप्त होगा, यानी कि गर्मी ज्यादा होगा। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। यही कारण है कि पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर अयनांत कहा जाता है। क्या क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा कि 21 जून को दिन रात में क्या कोई अंतर होता है? तो नहीं। सबसे लंबा दिन अंतर यहाँ पे है ना, दिन जो है वो सबसे लंबा है और रात जो है सबसे छोटी है। क्लियर है? और सूर्य की किरणें कहाँ पे सीधी पड़ती है 21 जून को? तो कर्क रेखा पे। किस पे? कर्क रेखा पे। नेक्स्ट है 22 दिसंबर।
22 दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो सूर्य की ओर झुका होता है, जिस कारण से मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्या होगा, प्रकाश प्राप्त होगा, और प्रकाश प्राप्त होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन तथा छोटी रात होगा। जिधर प्रकाश प्राप्त होगा वो उधर दिन क्या होगा, लंबा, जिधर प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है उधर छोटी रात। तो इधर हम बात करते हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। अब जो स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होगा उसके ठीक अपोजिट स्थिति किस में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि 22 दिसंबर को क्या परिस्थिति होती है, तो 22 दिसंबर को जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके का होता है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की तरफ झुके होने के कारण ये होता है, और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिण अयनांत कहा जाता है। और 21 मार्च, दो डेट, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, और इस घटना को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा, और इस घटना को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। एनसीईआरटी का एक एक लाइन अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन होता है। आप कोई अगर किसी टीचर का, किसी फेमस टीचर का नोट्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी में से डायरेक्ट फैक्ट डाल देते हैं और आप उनको याद करके पागल होते जाते हैं। आप एनसीईआरटी डायरेक्ट उठाइए बेसिक से, उसको पढ़िए, समझिए, वहीं से सारा क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। बात तो सही है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, जिसे हम विषुव कहते हैं। क्लियर है। आगे है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु। आगे हम बात करते हैं 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। क्लियर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन तथा रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन एवं रात होता है, दिन रात की घटना होती है, ऋतुओं में परिवर्तन भी होती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है घूर्णन एवं परिक्रमण, यानी कि दिन रात का होना, इसके पीछे भी बैठा है घूर्णन, और ऋतु में परिवर्तन के कारण क्या है, परिक्रमण। क्लियर। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। काफी छोटा चैप्टर था, आप इसका क्वेश्चन खुद कर लेंगे। क्वेश्चन है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का कोण क्या है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। जो लाइन आपने पढ़ा है, जो लाइन सुना है, जस्ट वही लाइन आपको बताना है। नेक्स्ट है लीप वर्ष क्या है, लीप ईयर, ये भी आप लोग जानते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। विषुव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसका और आसान है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये चीज आप सोच करके इसमें टिक लगाएंगे। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, अभी हमने बताया कि दिन और रात का कारण है घूर्णन, और ऋतु में परिवर्तन होगा परिक्रमण के कारण। खाली स्थानों को भरे, ये सब आप खुद से कर लीजिएगा। छोटा चैप्टर था, ठीक है, ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर फिर से हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।